यूके ट्रिपल एससी के बदलते पैटर्न से आप परेशान हैं। आपको भी समझ नहीं आ रहा कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें या क्या हो परीक्षा को तैयार करने का तरीका। अगर आपके मन में ये सवाल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। अंत तक बने रहिए, आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए करते हैं शुरुआत। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में यूके ट्रिपल एससी के लगातार पेपर हो रहे हैं और जो पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है तो उसके पीछे बच्चों के मन में एक डाउट क्लियर हो रहा है। एक डाउट जो है वो खड़ा होता जा रहा है कि यार आखिरकार यूके ट्रिपल एससी को किस तरीके से संभालें, इसके बदलते पैटर्न के साथ अपनी जो तैयारी है उस तैयारी में क्या बदलाव करें, या अपनी तैयारी को किस तरीके से या किस डायरेक्शन में हमें लेके जाना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल मन में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी, आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ दो आयोग काम करते हैं। एक यूके पीएससी काम करता है, लोक सेवा आयोग, और एक अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। ठीक, अभी आज हम बात कर रहे हैं कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अगली क्लास में लेके आऊंगा यूके पीएससी के बारे में कि वहाँ कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने आरओ का पेपर दिया होगा, एआरओ का पेपर दिया होगा, उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर आप लोगों को बन रहे होंगे, या जो भी कुछ बन रहा होगा आप मेंस की तैयारी की तरफ देख रहे होंगे, तो उस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मेंस में क्या करना है क्या नहीं करना है वो वहाँ पे जानेंगे। लेकिन आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे यूके ट्रिपल एससी की तरफ की, जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। क्योंकि अभी आपने शायद एक खबर पढ़ी हुई होगी, जानी भी होगी, अभी हाल फिलहाल में क्या करा गया है कि जो 13 नई भर्तियां हैं या 13 जो विभाग हैं उनकी भर्तियां वापस ट्रांसफर हो गई हैं यूके ट्रिपल एससी को। और अगर ट्रांसफर हो गई हैं तो आपको पता ही है कि बदलता जो पैटर्न है परीक्षा का वो आपके सामने फिर से नजर आएगा। तो उसी चीज़ पर आज बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोग इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम यूके ट्रिपल एससी में। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि यूके ट्रिपल एससी में जो सामान्य अध्ययन का वेटेज है वो है कितना। देखो हम सब जब भी जानते हैं कि जो 30 मार्क्स है, या ये कहिए कि 30 मार्क्स कहूँ या 30% हिस्सा कहूँ, वो किससे आता है, वो हमारा सामान्य अध्ययन से ही आता है। अब देखिए यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहली बात खड़ी होती है कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या होता है। तो मैं पहले एक लिस्ट बनाता हूँ सब्जेक्ट की, फिर आप देखोगे। देखो, हमें इतिहास पढ़ना होता है, हिस्ट्री, हमें भूगोल पढ़ना होता है, ज्योग्राफी, हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी होती है, पॉलिटी, हमें अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है, इकोनॉमी, हमें करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, हमें स्टैटिक जीके वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा इन्वायरमेंट, पर्यावरण को हमें पढ़ना पड़ेगा, या हमें आर्ट एंड कल्चर जो आपका ये वाला पार्ट है ये पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग आपको इतनी सारी चीज़ें, हाँ यहाँ कंप्यूटर है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, दिखा दे रहा है, देखिए, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैं स्टैटिक जीके डालता हूँ, इसके अलावा अगर कोई भी पार्ट है तो वो आप यहाँ पढ़ते हैं। इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों का जो वेटेज है वो कितना है, वो 30 मार्क्स का है, और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। यहाँ पे अगर आप एक बात समझने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यहाँ कोई बेंचमार्क नहीं होता कि आपको इतने नंबर लाने ही लाने हैं। यहाँ क्या होता है कि आपको दूसरों से बेहतर होना होता है, ऐसे ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ये डिसाइडिंग फैक्टर भी है। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को है, आप हिंदी भी पढ़ते हैं, आप रीजनिंग पढ़ते हैं, फिर उत्तराखंड अपने आप में पूरा महासागर के रूप में बैठा हुआ है अब तो यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे एफर्ट कम लगा करके और मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, यानी कि जहाँ मेहनत कम हो मेरी और आउटपुट ज़्यादा हो, ठीक है, उस तरफ ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ये देखूँ कि इतने सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, इनमें मैं अगर वेटेज देखूँ कि 30 मार्क्स में लगभग वेटेज कितना है, तो जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं गलती करूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत होंगे। कंप्यूटर आपको 3 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। ठीक है, पॉलिटी जिसका पहले वेटेज शायद ज़्यादा की तरफ था, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने नए पैटर्न में ऑब्जर्व करा हो तो पॉलिटी को घटा रहे हैं ये लोग, यानी कि पहले जो लगभग 6 से 8 नंबर की तरफ जा रही थी वो घट के 4 से 6 की तरफ आ रही है।
ठीक है। वहीं करंट अफेयर का थोड़ा सा क्या हो रहा है कि चीजें बढ़ रही हैं, यानी कि अमूमन आपको 4 से 5 मार्क्स करंट अफेयर अब देखने को मिलने लग गया है। पहले जिसकी संख्या 2, 3 या मैक्सिमाइज कभी कभी 4 जाती थी, अमूमन 3 रहती थी, अब वो बढ़ करके 4 और 5 की तरफ जा रही है। वही इकोनॉमी का वेटेज लगातार बढ़ रहा है, ध्यान रखना 4 से 5। इस बार वीपीडीओ के पेपर में जो इकोनॉमी पूछी गई, हालांकि भारी नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या अधिकतर यूके SSC जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करते हैं, वो लोग इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। लेकिन अब आयोग कह रहा है कि आपको इकोनॉमी पढ़नी है, और इकोनॉमी देखिए कंसेप्चुअल पूछ रहा है, वो आपको आसान बात नहीं पूछ रहा है। उसने आपसे सीधी पूछी WPI से संबंधित बात पूछी, यानी कि महंगाई से आपसे पूछा। उसने पूछा RRR से पूछा, रेपो रेट जो होता है, रिजर्व रेपो रेट जो होता है, उससे बढ़ा दिया घटा दिया, कुछ इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट आपका कितना बेहतर है। इसके अलावा देखिए आपको देखिए बाकी बचा जो आपका ज्योग्राफी है, वो भी आपका 4 से 6 की कैटेगरी में आता है, 4 से 6 की कैटेगरी में आता है। बाकी मोटा मोटा 1 नंबर इन्वायरमेंट से बन जाता है, 1 आध नंबर आर्ट एंड कल्चर से बन जाता है। ये कुछ सामान्य वेटेज रहता है, 1-2 नंबर आपका स्टैटिक वाले पार्ट से आता है। तो ये कुछ एवरेज रहता है चीज़ों को जो देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका ध्यान होना चाहिए, मुझे जो लगता है वो कंप्यूटर की तरफ है। मुझे 3 नंबर बिल्कुल फ्री के लगते हैं कि आपको 3 नंबर आसानी से उठाए जा सकते हैं, जहाँ एफर्ट भी कम है और जहाँ से आपको आउटपुट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, दूसरा जो मुझे लगता है करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपका इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है। तीसरा सच बता रहा हूँ जो मुझे लगता है वो इकोनॉमी लगता है कि इकोनॉमी में देखिए ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। इकोनॉमी एक तरीके से कंसेप्चुअल है, अगर आप थोड़ा सा काम यहाँ पे कर लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देके जाएगी। इवन मैं ये कह रहा हूँ कि आप 100% मार्क्स भी यहाँ से कर सकते हैं पूरे। इकोनॉमी का पार्ट हो, करंट अफेयर का पार्ट हो और साथ में कंप्यूटर का पार्ट हो। अब बात आती है दूसरा पार्ट जो आपको ध्यान देने योग्य है, वो है आपका पॉलिटी वाला। लेकिन पॉलिटी का वेटेज धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो कंसेप्चुअल सवाल हैं, आपसे कंसेप्ट के सवाल या उनके अंदर जो जैसे विवाद पूछा था कि ये कहाँ कहा गया, कुछ इस तरीके से सवाल आपने अगर पेपर देखा हो वहाँ से, यानी कि आपसे बिल्कुल ऊपर से बात करना नहीं चाहते हम लोग, ये अच्छा चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें। तो इसलिए ज़रूरत है उन चीज़ों पर ध्यान देने की। वही दूसरी तरफ फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पार्ट बनता है। ज्योग्राफी में आप देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी अलग से बनती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से बनती है, और ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत सारा पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि देखिए ज्योग्राफी में गड़बड़ होती है अधिकतर बच्चों के साथ, उस पर गड़बड़ कर बैठते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको दर्रे पढ़ने हैं, आपको पूरा ज्योग्राफी का मामला है। ठीक, ये वाला पार्ट है। हिस्ट्री में फिर आप देखिए 3 पार्ट हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अलग से पढ़नी है, आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि जहाँ मैक्सिमम आउटपुट हो, इनपुट कम हो, यानी कि अगर इतना समय अगर आप हिस्ट्री में लगाओगे तीनों को क्लियर करने में, तो तब आप 4 से 6 नंबर या 5 नंबर, और जैसे आजकल सवाल दिख रहे हैं बिल्कुल घुमा के नए नए सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो बड़ी समस्या यहाँ पे बन रही है। वही उतना ही एफर्ट अगर आप कंप्यूटर, करंट अफेयर और इकोनॉमी पे लगा दो, तो आप देखिए वहाँ से 3 और 4 से 5 यानी कि 7 या 12 से 14 नंबर, तो आप यहाँ 12 से 14 नंबर स्कोर कर सकते हो, और आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ईजिली स्कोर कर सकते हैं। उतने ही एफर्ट, जितना एफर्ट आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को तैयार करने में लगाओगे, उससे कम एफर्ट में आप कंप्यूटर, कंप्यूटर, करंट अफेयर और इकोनॉमी पे काम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसे पकड़ना चाहिए, उसके बाद फिर पॉलिटी को पकड़ना चाहिए। तो इन 3-4 चीज़ों पे आपका बिल्कुल महारत होनी चाहिए। साथ साथ फिर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाला पार्ट भी तैयार करेंगे। ठीक है, ये वाला एक छोटा सा पोर्शन है ताकि आपको पढ़े। अब देखिए ये तो यहाँ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन या किस तरीके से नंबर बढ़ते हैं या क्या होता है। अब अगली बात आती है कि सर ये तो ठीक है, आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पढ़ें कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो ये भी तो खड़ी हो रही है, क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, क्या हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ से पढ़ें? तो देखिए पढ़ने या सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं। मैं दोनों तरीके पर बात करूँगा। पहला तरीका हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी करें। क्या करें? सेल्फ स्टडी, यानी कि खुद से पढ़ाई करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि कोई आपको पढ़ा दे, कोई आपको पढ़ा दे, या मैं गुरु लिख देता हूँ कि कोई आपका गुरु बने, कोई आपको पढ़ा दे। 2 ही चीजें हैं। तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी। देखिए वैसे तो ये कहा जाता है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, कॉलेज मतलब गुरु, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता, ये कहा जाता है। लेकिन फिर गौतम बुद्ध की बात माने तो उन्होंने कहा था कि आपो दीपो भव,
अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना रास्ता स्वयं खोजिए, अपना मार्ग स्वयं चुनिए। किसकी बात माने भाई? देखिए सेल्फ स्टडी का मामला ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने दिल्ली जाना है, अब कभी पहले आप कभी गए नहीं, तो अगर आप घर से चलते हैं तो दिल्ली पहुंच ही जाओगे। रास्ते में 2-4 बार रुकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन अंततः पहुंचोगे। पहुंचोगे तो अनुभव रहेगा, अच्छा सीख के जाओगे। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं सेल्फ स्टडी कि आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन ये वाला रास्ता बड़ा लंबा है, समय लगेगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको समय बिताना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन इतना पेशेंस हम सबके पास होता ही नहीं है, क्योंकि इतनी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में थकना मना है, आप जानते ही हैं। ठीक कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, माता पिता को देखना है, बढ़ती उम्र को देखना है, अपने पड़ोसी को देखना है, बहुत सारे काम आपकी और हमारी ज़िंदगी में लगे रहते हैं। कैसे होगा ये सब चीज़ें? तो लंबा रास्ता है, मैं ये भी बताऊंगा अभी क्या करना है। फिर भी चलो मान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जी हम तो सेल्फ स्टडी ही करेंगे, तो बात आती है कि किताब कौन सी पढ़ लें। देखिए किताब पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका जो है वो आप एनसीईआरटी का सार पकड़िए। पहले मार्केट में मिल जाता है 6 से 12 एनसीईआरटी सार, पढ़ लीजिए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए, काम करिए, इतना कर लेंगे, उसके बाद कभी सोचना कि आप लोग एडवांस की तरफ जाएं। ठीक है, पहले ये काम बहुत जरूरी काम है, तो आप पहले इससे शुरुआत करिएगा और ये आपको एक अच्छे स्तर पे लेके जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि आप गुरु बना लें। गुरु का मतलब फिर 2-3 बातें आ जाती हैं। पहली चीज कि चलिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं कोई। अब मान लिया कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लोगे तो आप जो अच्छी सिटी में रह रहे हैं या जिनके पास ये सुविधा है तो वो तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है तो वो कोचिंग सेंटर कहाँ से आएंगे, कैसे कोचिंग मैनेज करेंगे? चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोचिंग सेंटर चलो चुनने मान भी लिया कि चलो चुन लेंगे तो कौन सा चुने? क्योंकि इतने कोचिंग सेंटर्स हैं, इतने पढ़ाने वाले लोग हैं, कहाँ से चुनेंगे? किससे पढ़ना चाहिए, किससे नहीं पढ़ना चाहिए? अगर यही करते करते चलेंगे, डेमो क्लासेस लेते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, तो 4-6 महीने जहां आपको बहुत आगे होना चाहिए था, आप केवल यही चेक करने में लग जाओगे कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, कौन अच्छा कौन बुरा या क्या जो भी कुछ है। तो देखिए यहाँ पे बड़ी समस्या है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप गुरु बना लीजिए। अब गुरु में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि भाई कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, जैसे नहीं होगा। तो देखिए इन्हें भी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिससे भी आप पढ़ते हैं या जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपने इन्फ्लेशन पढ़ा, महंगाई पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, तो फिर आप देखिए कि जो आप महंगाई पढ़ रहे हैं कि उससे जो सवाल सर ने पढ़ाया है क्या पेपर के अंदर बनते हैं, एग्जाम में बन रहे हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा, कोई सेट उठाइए, वहाँ से उसे देखिए, चेक करिए कि क्या सवाल बनते हैं, क्या सर ने अच्छा बनाया है, क्या उनका तरीका आपको समझ में आ रहा है, आप उनसे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। तो अगर ये सब सवालों के जवाब आपको यस मिलते हैं तो ठीक है, आप उनके साथ कंटिन्यू करिए। तो ये बड़ा मामला है। तो एक तरीका तो ये बताया मैंने कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद से कोचिंग सेंटर ढूंढ सकते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर जी हम सेल्फ स्टडी भी नहीं कर सकते, कोचिंग सेंटर भी नहीं जा सकते, अब क्या करेंगे? तीसरा तरीका कि आप अपने घर पे देखिए। अब अगर गौतम बुद्ध का जमाना होता, महावीर स्वामी का जमाना होता, तो मैं आपसे कहता कि उनके आश्रम जाना पड़ेगा हमें सीखने के लिए। लेकिन इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी तो आसान बनाई दी है, मुश्किलात में भी डाल दिया हमें, क्योंकि रात भर हम इसी चक्कर में सो नहीं रहे हैं, सही से सो नहीं रहे तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, पढ़ाई में दिक्कत होती है, इतना कंटेंट हो गया भर भर के, पता नहीं चल रहा कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट है तो अच्छी चीज़, तो आप ऑनलाइन शिक्षा को प्रीफर करिए। ऑनलाइन शिक्षा में देखिए कि आपको कोई अच्छा एजुकेटर मिल जाए, इससे अच्छी बात तो कुछ है नहीं। और अच्छे एजुकेटर का मापदंड मैंने एक छोटा सा बता दिया कि उनकी बात आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी बात, जितना भी वो पढ़ा रहे हैं कि आप अपने पास घर में देखिए, रिसर्च करिए उस पर कि क्या इनसे सवाल बनता भी है या नहीं बनता, या सर कुछ भी पढ़ाते हैं। उसके अलावा आप वो सवाल बनता है तो कैसे बनता है, आप उस सवाल को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर सारे जवाब यस हैं तो आप उनके साथ कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर अच्छे एजुकेटर कौन पढ़ाएगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मैं देखिए कि जल्द ही मैं किसकी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी वाले पोर्शन की शुरुआत कर रहा हूँ और कंप्यूटर वाले पोर्शन की शुरुआत कर रहा हूँ। बीच बीच में मैं आपको करंट अफेयर लेके के आता रहूँगा। मुझे पता है कि आप सभी ने, जो लोग
काफ़ी लंबे समय से टिके हुए होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग ऑलरेडी तो ठीक ही कर पा रहे होंगे, क्योंकि सबसे आसान मुझे यही लगता है यही करता है सबसे पहले बच्चा। और सभी कोचिंग सेंटर या जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ सबसे पहले यही सिखाते हैं, यही पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो यही देखिए अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जिन लोगों का कंप्यूटर लगता है कि सर मुझसे तो एक सवाल नहीं बनता, इकोनॉमी मुझसे तो होती ही नहीं, या करंट अफेयर में मुझे बड़ी दिक्कत रहती है, तो इन सब का समाधान तो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक आपने मुझे सुना है, तो मैं आप लोगों से एक अपील जरूर करूँगा कि जो इकोनॉमी की क्लास आएगी मेरी या कंप्यूटर की क्लास आएगी, तो उसे जरूर आप लोग पढ़ना, और आप देखेंगे कि हूबहू आपको सवाल मिलेंगे। मैं आपको साथ साथ इस चीज़ से लेकर के चलूँगा, बताता चलूँगा कि देखिए इस एग्जाम में एक सवाल आया था, वहाँ ये सवाल बना था, इस तरीके से बना था। तो एक पूरे मापदंड के साथ हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इकोनॉमी, करंट अफेयर और अभी कंप्यूटर वाली क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ। बीच बीच में जो टॉपिक होंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के वो शुरू करूंगा मैं। या जो लोग सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो लोग अपना एनसीईआरटी का साथ सबसे पहले शुरू करिएगा, उसके बाद फिर किसी और किताब या एडवांस जानकारी की तरफ जाइएगा। दूसरी बात ये आती है कि जो पैटर्न बदल रहा है कि सर क्या हमें बदलाव की जरूरत है। देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। अब अगर आप पेपर को आपने देखा हो, समझा हो, अगर पैटर्न बदल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। जानकारी तो ले रहा है वो आपसे, यानी कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा। अगर आपने पढ़ा, हाँ ये कह सकते हो कि बदलते पैटर्न के साथ शायद टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन टाइमिंग की भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने सही से प्रैक्टिस करी है, सही से पढ़ाई करी है, तो आपको टाइमिंग की भी दिक्कत वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। यकीन रखिए आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए। बदलते पैटर्न से घबराना नहीं है। देखिए चेंज तो एक सत्य है, परिवर्तन अनिवार्य है। और देखिए जितना अच्छा परिवर्तन हो रहा है, मुझे लगता है कि जो लोग वास्तविक रूप से अपनी तैयारी में लगे हैं, जो लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चेंज है। क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ लोग आए, सीधे सीधे वन लाइनर पढ़ी, पेपर दिया और निकल गए। वो बच्चा जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है, वो शायद फैक्ट रटने में इतना बेहतर नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आपको फैक्ट चाहिए, फैक्ट के साथ थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज चाहिए, और आप मिला जुला संगम अगर आप रखते हैं तो आप आसानी से पेपर में आगे बढ़ जाएंगे। तो बढ़ते हुए बदलते पैटर्न को लेकर के आपको ऐसे इसके प्रति थोड़ा सा फैमिलियर होने की ज़रूरत है, ना कि इससे घबराने की ज़रूरत है। घबराइए नहीं, चीज़ें वही हैं, बस 100 सवाल पहले पूछे जाते थे, वो बढ़ करके 200, 250 या 300 हो गए हैं, क्योंकि वो पैटर्न इस तरीके से पेपर बना है। लेकिन अच्छा पैटर्न है, अच्छे पैटर्न बनेंगे तो उसमें सवाल अच्छे बनेंगे और अच्छे अभ्यर्थी वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इकोनॉमी की क्लास हम लोग ला रहे हैं, कंप्यूटर की क्लास हम लोग ला रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर बनना, देखना। साथ ही साथ और भी चीज़ें शुरू करूँगा मैं धीरे धीरे। देखिए आरओ मेंस की बात भी करेंगे, क्योंकि आरओ मेंस मुझे भी देना है आप लोगों के साथ, उसकी भी चर्चा करेंगे, वहाँ पे और बातें करेंगे हम लोग। अभी आज के लिए इसमें इतनी बातें रखते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि ये सूचना मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मुझे दूसरे तक साझा करनी चाहिए, तो आप इसे शेयर जरूर करना बातों को। बाकी हमारे साथ बने रहिएगा, मैं जल्द ही क्लासेस शुरू कर रहा हूँ और आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।